चलिए तब आज हम देखिए MS क्लासेस बाई रॉकी सर है कि नहीं। तो चलिए देखिए MS क्लासेस में आज पहली बार हम इंग्लिश आज से शुरुआत करें, ठीक है। और हम सबसे पहले पोएट्री से शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सोल्जर। कोई दिक्कत? क्या पढ़ेंगे जी? द सोल्जर। कोई दिक्कत? द सोल्जर यानी सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वही होता है क्या? सोल्जर। इसका लेखक है रूपर्ट ब्रूक। कौन है जी? रूपर्ट ब्रूक। इसका लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर का लेखक कौन है जी? रूपर्ट ब्रूक। देखिए द सोल्जर पार्ट का लेखक कौन है जी? द सोल्जर का लेखक है रूपर्ट ब्रूक। कौन है जी? रूपर्ट ब्रूक है कि नहीं। देखिए जब रूपर्ट ब्रूक याद कैसे रखेंगे, तो सोल्जर सब तोड़ फोड़ कर देता है, जिधर भी जाता था। ब्रूक माना होता है तोड़ना, सब तोड़ता रूपर्ट ब्रूक, ऐसे आप याद रखिएगा दिमाग में। कोई दिक्कत? द सोल्जर का लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। कोई दिक्कत? देखिए द सोल्जर, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए रूपर्ट ब्रूक, सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम चलेंगे किस पे, तो इनके बारे में जानेंगे, रूपर्ट ब्रूक के बारे में। तो देखिए रूपर्ट ब्रूक जो है ना, उनका जन्म हुआ था 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। और 1915 में उनका मृत्यु हो गया, यानी डेथ हो गया। 1887 में जन्म हुआ, 1915 में मृत्यु हो गया। वाज बॉर्न इन इंग्लैंड। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और 1887 तो बता ही दिए। कोई दिक्कत? इन ए वेल एजुकेटेड फैमिली, यानी कहने का मतलब वो पढ़े लिखे परिवार में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड फैमिली में उनका जन्म हुआ था, विथ एकेडमिक लीगेसी, है कि नहीं। यानी कहने को तो उनका बैकग्राउंड एकेडमिक था, है कि नहीं। यानी कहने को तो जहाँ से आते थे उनके घर में सब लोग पढ़े लिखे थे, कुछ ऐसे खानदान से थे, है कि नहीं। लाइफ एंड क्रिएशन ऑफ रूपर्ट, यहाँ पर ब्रूक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्रूक है, ठीक है जी, ब्रूक। कोई दिक्कत? ब्रूक। ए प्लीजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये क्या है जी? पैट्रियोटिज्म। थोड़ा सा सब साफ करते हैं। ये क्या है जी? पैट्रियोटिज्म। इसका मतलब होता है देशभक्ति, है कि नहीं। कैलिवरी एंड एजुकेशन, कहने का मतलब वो देशभक्ति में एकदम निपुण है कि नहीं। वो जो लिखे ये कहानी, ये भी देशभक्ति पर है कि नहीं। तो ये कविता जो है किस पर है जी? पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति पर। किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए रूपर्ट ग्रेजुअली, यहाँ पे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, एज्यूम्ड एज ए सिंबॉलिक रोल विच ग्रेजुअली turned into the senetic of myth of a war hero and a dedicated warrior who sacrificed his life for motherland। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे क्या हो गए कि मतलब मिथ माना होता है, देखिए वार हीरो, वो धीरे धीरे वार हीरो यानी युद्ध के हीरो बन गए। और एंड ए डेडिकेटेड वॉरियर हु सेक्रीफाइस, और एक डेडिकेटेड वॉरियर माना होता है योद्धा। एक डेडिकेटेड कहने का मतलब एक जैसे नहीं होता है किसी के प्रति समर्पित हो जाना, समर्पित योद्धा बन गए। और वह अपनी मातृभूमि के लिए, मदरलैंड यानी मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सेक्रीफाइस माना होता है न्यौछावर, बलिदान कर दिया अपने जीवन, किसके लिए? मदरलैंड के लिए। कोई दिक्कत? ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये कहेगा कौन वार पोएट के नाम से जाना जाता है? वार पोएट नॉन एज रूपर्ट ब्रूक। वार पोएट किसको कहा जाता है? रूपर्ट ब्रूक को। वार पोएट किसको? रूपर्ट ब्रूक। वार पोएट किसको जी? रूपर्ट ब्रूक। वार पोएट किसको कहा जाता है? रूपर्ट ब्रूक। अगर वार पोएट पूछ देते क्या होगा जी? रूपर्ट ब्रूक। किसी को दिक्कत? यानी रूपर्ट ब्रूक को क्या कहा जाता है? वार पोएट के नाम से जानता है। कौन सा पोएट? वार पोएट। तो वार पोएट, वार माने युद्ध के कवि, वार माने क्या होता है? युद्ध। पोएट माने कवि, युद्ध के कवि किसको जाना जाता है? तो रूपर्ट ब्रूक को। किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। रूपर्ट इज ए मेनली नोन एज एंड एडमायर फॉर हिज 5 वार सोनेट, है कि नहीं। सोनेट देखिए हम बताए थे सोनेट किसे कहते हैं, आपको बताया था। सोनेट देखिए एक कविता की तरह होता है, 14 लाइन रहेगा वो सोनेट है कि नहीं। 14 लाइन हो सकता है। तो सोनेट देखिए, सोनेट का कहने का मतलब देखिए कभी कभी पूछे ये सोनेट एक लिरिकल होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब इसका कई तरह का होता है। हम सोनेट को स्पेशल में इसको पढ़ाएंगे, इससे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सोनेट को हम स्पेशल एगो सोनेट पर टॉपिक पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। तो फिलहाल अभी एक और कहने का मतलब ये 5 वार सोनेट कहने को तो जैसे सोनेट मतलब जैसे युद्ध का कवि हैं, तो कहने का मतलब युद्ध पर कितने सोनेट लिख चुके हैं? 5। कितना लिखे हैं जी? 5। उसमें से सबसे फेमस यही है द सोल्जर। तो वो आगे लिखा होगा, आगे लिखा होगा ये क्या है जी? 5 सोनेट लिख चुके हैं, है कि नहीं। जिसमें से द सोल्जर इज द बेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑल ऑफ सोनेट्स, है कि नहीं। यानी उसमें से जस्ट द सोल्जर यानी सोल्जर जो है ना ये वाला, वो सबसे क्या है? फाइनेस्ट यानी सबसे बढ़िया है। कोई दिक्कत? सबसे बढ़िया कौन है? सोल्जर है। कोई दिक्कत? इट लिव्स ए डीप इंप्रेशन ऑन इट्स रीडर्स। यह अपने रीडर्स कहने का मतलब जो पढ़ने वाले हैं, मैंने जो पढ़ते हैं उसको रीडर्स कहते हैं। पढ़ने वाले पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, PDF में आप देख लीजिएगा। और उसको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखना है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, तो थोड़ा सा समझिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना है, इनका जन्म 1800 किस समय हुआ था जी, 87 में। कौन मर गया, 1915 में, है कि नहीं। ये याद रखना है, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, है कि नहीं। इनको क्या कहा जाता है, तो वार पोएट कहा जाता है, कोई दिक्कत। ये कितना सोनेट लिखे थे, 5 सोनेट लिखे थे, ये सब आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो इतना ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। वार पोएट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रूपर्ट ब्रूक को, कोई दिक्कत इसमें किसी को दिक्कत जी। अब चलते हैं, पहले समरी से पहले इसके बारे में चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर हम समरी पर चलते हैं, कोई दिक्कत। तो पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे तब समरी पर चलेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं। ये समरी है, समरी लास्ट में, देखिए समरी को लास्ट में हम चलेंगे। पहले हम समझते हैं इस पोएम को। देखिए देखिए कह रहा है कि देखिए, इफ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी डेट देयर सम कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर होगा, क्या होगा जी, कॉर्नर, कॉमर नहीं, कॉर्नर होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड। कह रहा है कि इफ आई शुड आई, यदि मैं मरूं, यदि मैं मरूं, तो आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मैं यह सोचता हूं कि, मैं यह सोचता हूं कि डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यानी विदेशों के कोई भूमि, फॉरेन मानता होता विदेशी, यानी कि अपने सरजमी पर, दूसरे के सरजमी पर, दूसरा सरजमी, विदेशी सरजमी पर, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अगर किसी दूसरे सरजमी पर अगर मैं मरूं, तो वहाँ वो जमीन जहाँ पे मरूं, मुझे दफनाया जाए, वो हमेशा किसके लिए हो जाए, इंग्लैंड का हो जाए। किसका हो जाए जी, एवर इंग्लैंड। एवर माने होता है हमेशा, इंग्लैंड का हो जाए, कोई दिक्कत। ये कहता है देयर शैल बी इन डेट रिचर अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, है कि नहीं। और कहता है कि वहाँ का जो भी धूल है, धूल कण, जो भी नहीं कहता है, धूल गाँव में धूरा उरा कहते हैं, तो कह रहे हैं कि वहाँ का जितना भी धूल कण हो, है कि नहीं, वो महान से महान हो जाए, वो रिचर, रिचर मानो तो धनिक से धनिक हो जाएगा, है कि नहीं। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड वेयर गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, है कि नहीं। कह रहा है कि वो जो डस्ट है, वो जो धूल है, वो माने धूल कहने का मतलब जैसा जहाँ पर मर जाते हैं तो नहीं होता है, जहाँ पर मान लीजिए जला दिया जाता है वहाँ राख बनता है, तो उनके शरीर का राख, जो ग्रेव का राख है, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो डस्ट है, इसको बनाया कौन है, इंग्लैंड बनाया है। कह रहा है कि इंग्लैंड इसको शेप दिया, इसका आकार दिया है, इसको बनाया है, इसको समझाया है, सब कुछ यही दिया है। और वो चाहते हैं कि उनको वंस हर फ्लावर्स टू लव, और उन पर एक प्यार का पैगाम लेकर एक फूल को चढ़ाया जाए उन पर, है कि नहीं, हार्वेस्ट टू रोम, ताकि वो क्या कर सके, मतलब जैसे अपने चीज को चारों तरफ प्रकाशित कर सके। तो अब उसके बाद ये सब ये सोच रहे हैं, मरने के बाद ऐसा सोच रहे हैं, कौन, सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक ऐसा कल्पना कर रहे हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे चलिए आगे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, कह रहा है कि ये जो बॉडी यानी शरीर है इंग्लैंड का, वो चाहता है कि इंग्लिश एयर मैंने अंग्रेजी हवा में सांस ले। वॉश बाय द रिवर्स, वॉश बाय द रिवर्स कहने का मतलब नदियों द्वारा बहा दिया जाए। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और जो सूर्य का, जो सूर्य है यानी जो धूप है, स्वयं इंग्लैंड का हो, यानी माने अंग्रेजी जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, वहाँ का हो, वहाँ का कौन, वहाँ का जो प्रकाश है, जो धूप है कि नहीं, ये कह रहे हैं। अब देखिए, अब आपको जो हिंदी बताएं उसमें देखिए, अब हिंदी भी यहाँ पे देखिए, आगे हिंदी मिलेगा। देखिए देखिए हिंदी भी देखिए, लिखा है कि अगर मैं मर जाता हूं, मेरे विषय में सिर्फ इतना सोचना कि, थिंक ऑफ मी, है कि नहीं, मेरे विषय में इतना सोचना कि किसी विदेशी भूमि का कोई कोना है जो सदा सर्वदा इंग्लैंड के लिए है। ये इतना सोचना कि जहां पे मैंने दफना दिया, जो हमेशा कहाँ का हो जाए, इंग्लैंड के लिए हो जाए, कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, उसका हिंदी भी दे दिया है। देखिए, उस समृद्ध भूमि में एक समृद्धतर धूल यानी गार्दा, जिसको गर्द कहते हैं, छुपी है। नहीं कहें कि ये डस्ट कंसील्ड, है कि नहीं, कहने का मतलब वो धूल एकदम समृद्ध, मैंने धनी समृद्ध भूमि में ये रिचर डस्ट कंसील्ड, वो एक समृद्धतर धूल क्या है, छुपी है। वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, तराशा यानी बनाया, है कि नहीं, जागरूक बनाया, नहीं बनाया कि उसको पढ़ाया लिखाया, जो भी शिक्षा दिया, उसे प्यार करने हेतु अपने पुष्प दिए, प्यार करने हेतु क्या दिए, पुष्प अर्पित किए, यानी जो भी दिए, है कि नहीं, पुष्प दिए। भ्रमण करने हेतु पथ दिए, यानी चलने के लिए रास्ता दिया। इंग्लैंड के अनुप्रमाणित वायु का एक निकाय, यानी वायु का माने हवा का एक निकाय, नदियों द्वारा प्रवाहित, यानी नदियों द्वारा बहा दिया जाता है कि नहीं, घर की धूप द्वारा उत्पत्त,
बताया कि नहीं कि घर के द्वारा माने सूर्य स्वयं कहाँ का हो, इंग्लैंड का धूप उसको लगे, है कि नहीं, बाई होम यानी घर का। आगे चलते हैं, अगला अगला देखते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इससे क्या होगा कि आपको जब भी अगर पढ़ाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे, लास्ट में बता देते हैं क्या क्या याद रखना है, तो उसमें आपको दिक्कत कम हो जाएगा, है कि नहीं। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, है कि नहीं, और कहता है और सोचता हूं अपने दिल से, हर्ट यानी दिल से, है कि नहीं, तो यहां पर सोचता हूं हृदय से। इविल सेड अवे, इविल माना होता है पाप, बुराई से क्या हो, हमेशा दूर हो। सेड माना होता है छाया, देखिए यहाँ पे समस्त पापों से परे चिंतन मस्तिष्क में, है कि नहीं, उस छाया से क्या हो, दूर हो। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, पल्स का मतलब होता है कि नहीं होता है अंदर एकदम खून का, तो वही कह रहा है कि समस्त पापों से पर चिरंतर मस्तिष्क में एक थिरकन, पल्स माने क्या होता है, थिरकन, कम नहीं, नो लेस गिव्स, कम नहीं, बात समझ रहा है। उसके बाद समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, है कि नहीं, और कह रहा है कि समवेयर जहां पर भी, यानी कहीं पर भी या जहां पर भी, इंग्लैंड द्वारा प्रबत विचारों को, यानी द थॉट्स गिवन बाय, थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, है कि नहीं, तो जो इंग्लैंड का विचार दिया गया तो वही कह रहा प्रदत्त विचारों को वापस करता हूं, यानी कहीं जाकर अपने विचार को साझा करता हूं, बांटता हूं। हर साइड्स एंड साउंड्स, यानी उसका जो दृश्य है, यहाँ पर दृश्य न लिखा, दृश्य थोड़ा सा गलती कर दिया है, दो नहीं बनाया बढ़िया से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जी, दृश्य, यहाँ पे क्या होगा जी, दृश्य, साइट्स माना होता है दृश्य, साउंड माना होता है ध्वनिया, साउंड्स माना ध्वनिया, ड्रीम्स माना होता है स्वप्न, क्या होता है जी, स्वप्न, यहाँ पे है स्वप्न। हैप्पी, हैप्पी माना खुशनुमा, यानी खुशनुमा। एज हर डे, यानी कह रहा है कि हर साइड्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और वो चाहता है ना कि जहां पर भी रहे, जैसे वहां पे वो ये क्या कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, उसके बाद अपने कब्र से सोच रहे हैं कि हम जहां पर भी रहे ये खुशहाल है, और ये देखिए भविष्य, अब लास्ट में आपको बता देंगे क्या क्या कहानी इसमें याद रखना है। स्वप्न रखते हैं एवं अपने, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है कि मैंने स्वप्न देख रहे हैं और उनके मित्र उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, ये सब उसमें देख रहे हैं, तो वो कह रहा है एवं हंसी मित्रों से मिलाप एवं सहृदयता शांत चित्त इंग्लिश आकाश के नीचे, है कि नहीं, तो वही कह रहा है कि ऑफ फ्रेंड्स, है कि नहीं, कह रहे हैं कि एंड लाफ्टर लर्नड, है कि नहीं, लाफ्टर माने तो हंसी, लर्नड माने सीखे, ऑफ फ्रेंड्स, तो वही कह रहा है कि हंसी मित्रों से मिलाप सहृदय से, यानी एकदम पूरा दिल से, एंड जेंटलनेस, यानी जेंटलनेस, है कि नहीं, जेंटल माने नेक, यानी शांत चित्त से, है कि नहीं, एंड हार्ट्स एंड पीस, यानी पीस माना होता है शांति, शांत चित्त से, है कि नहीं, हार्ट माना होता है चित्त, नहीं कहता हृदय, कोई दिक्कत। अंडर एंड इंग्लिश, इंग्लिश आकाश के नीचे, ये सोच दे दिया, यानी अंडर एंड इंग्लिश कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में, कहने का मतलब क्या है, इंग्लैंड में, इसमें किसी को दिक्कत, तो ये आपका हो गया। अगला चलते हैं, हम थोड़ा बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि ये सोचते हैं कि हमारे अंदर का जो भी बुराई है सब निकाल दीजिए, किसी भी देश के प्रति बुराई है तो निकाल दीजिए, एक दूसरे से प्रेम के भाव से रहिए। मैं सोचता हूँ कि स्वप्न ऐसा देखता हूँ कि अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर हंस खेल रहा हूँ और इंग्लिश हेवन में एकदम खुला सांस ले रहा हूँ, कोई देश से किसी से दुश्मनी नहीं है। ये कहने का मेन मतलब इनका ये है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी कुछ दिया है तो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए फॉरेन ए लैंड और ए काउंट्री अदर देन वंस कंसील्ड, है कि नहीं, कहने का मतलब वैसा कंट्री जो दूसरे जगह हो, है कि नहीं। हिडन में होता है छुपा हुआ, वेनिस में हिडन में होता है गायब बोर, ये सब दिया तो इसको हटाइए, इसको आप लोग देख लीजिएगा उसमें, ये उतना इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब ये आपका एथी खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम पहले चलते हैं किस पे, पहले आपका चलते हैं हम आपको समरी पे, तब इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। अभी आप समझ जाइएगा, ठीक है, सबका क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएगा। अब चलिए समरी देखिए, चलिए समरी देखते हैं इस चैप्टर का समरी। देखिए सबसे पहले समरी में देखते हैं, तो देखिए समरी, द सोल्जर इज ए वार सोनेट रिटन बाय कौन, द पोएट रूपर्ट ब्रूक। कोई दिक्कत? हम बताते कि जब भी ऐसा है तो लिखेंगे ऐसा, तो ये लाइन पहले रह गई। और उसके बाद द पोएम हैज ए पैट्रियोटिक, यानी कहने का मतलब सोल्जर एक क्या है, युद्ध का कविता है। जो लिखे कौन है जी, रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं। द पोएम हैज ए पैट्रियोटिक अप्रोच, पोएम का जो
अप्रोच है, ये अप्रोच मैंने लगाव है, यानी किस तरफ जा रहा है, वो कैसा है जी, देशभक्ति है। पैट्रियोटिक माना होता है देशभक्ति है, कोई दिक्कत। द थॉट्स ऑफ ए सोल्जर टुवार्ड्स हिज, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे होगा मदरलैंड, क्या होगा, मदरलैंड, कोई दिक्कत, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। टुवार्ड्स हिज मदरलैंड विथ हिज इमेंस डिजायर टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, है कि नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप। देखिए कहने का मतलब क्या है कि द थॉट्स ऑफ ए सोल्जर टुवार्ड्स हिज मदरलैंड, कहता है कि एक सोल्जर का विचार, थॉट माना होता है विचार, सोच, अपने मातृभूमि के प्रति है कि वह अपने इच्छा जताता है कि वह अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट कर देता है, किसके समर्पित, अपने देश के प्रति समर्पित करता है। इसको इसमें दिखलाया गया है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखलाया गया। इस चैप्टर में क्या किया गया, दिखलाया गया कि एक सोल्जर है जो अपने मातृभूमि के प्रति अपने जीवन को क्या करता है, समर्पित कर देता है। इसमें इस चैप्टर में दिखाया गया। द पोएट एडमायर्स इंग्लैंड एंड एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू इट, है कि नहीं। द पोएट यानी कहता है कि इस कविता में कवि जो है वो एडमायर यानी प्रशंसा करता है इंग्लैंड का, और अपने एग्रेशन यानी अपने एक्सप्रेशन, अपने भाव को इसके प्रति समर्पित करता है, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स इट। द पोस्ट, तो यहाँ पर द पोस्ट ना होकर क्या होगा, द पोएट, क्या होगा जी, द पोएट। यहाँ पर मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं, हिंदी में भी इसका लिखा है। द पोएट डिस्क्राइबिंग अबाउट सम ऑफ फॉरेन लैंड, इसमें पोएट फॉरलैंड यानी विदेशी भूमि यानी दूसरे सरजमी का भी बात कर रहा है, विच इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड एंड ऑन विच ही विल बी ब्यूरिड, और इसके बारे में वह बताता है कि यह जमीन जहाँ पे मुझे दफनाया जाए, ब्यूरिड माना होता है दफनाया जाए, वह जमीन हमेशा के लिए किसका हो जाए, इंग्लैंड का हो जाए, ये कहता है। आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, ही वांट्स ए पीसफुल कंट्री एंड देयर वुड बी नो वार बिटवीन द टू कंट्रीज, है कि नहीं। वो चाहते हैं कि जो देश हो, कोई भी देश हो, वो एकदम क्या हो, एकदम शांति देश हो, और वहां पे कोई भी वार न हो, ऐसा चाहते हैं, कोई भी दो देशों के बीच में वार न हो। अकॉर्डिंग टू हिम द सराउंडिंग्स इंग्लैंड इज जस्ट लाइक हेवन एज ही सेज, वो चाहते हैं कि इंग्लैंड के अगल बगल जितने भी देश हो वो इंग्लैंड के समान ही, कह रहे हैं इंग्लैंड जैसे स्वर्ग के समान है, वैसे ही वो लोग भी स्वर्ग के समान हो। लेकिन ऐसा चाहते थे, लेकिन है थोड़े, आके भारत पर 200 वर्षों तक इंग्लैंड ही शासन किया है, केवल चाहने से थोड़े, देखिए कितना है कि नहीं। वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, जो लोग वो तो ठीक सोचे हैं, लेकिन यहाँ पे द सराउंडिंग्स इंग्लैंड इज जस्ट लाइक, यानी इंग्लैंड के चारों तरफ जो देश हैं, लाइक हेवन एज ही सेज, माने वो भी चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही स्वर्ग बन जाए जैसे इंग्लैंड है। अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी इंग्लिश यानी अंग्रेजों के हवा में, यानी इंग्लिश हवा, यानी समझ रहे हैं, इंग्लिश माने वो इंग्लैंड के हवा में, वायु में, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब सारांश इसका हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में देखिए। रॉबर्ट ब्रेक लिखा है, बुरुक होगा, रॉबर्ट क्या होगा जी, बुरुक होगा, द्वारा रचित कविता द सोल्जर, द्वारा रचित कविता नहीं, द पोएट यानी सोनेट, वही कविता। सैनिक है, कवि ने एक सैन्य के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति अपूर्व निष्ठा का वर्णन अपनी प्रस्तुत कविता में की है। इसमें क्या करा है कि जो कविता है, कौन, अरे कविता कौन है, जो पोएट है, यानी पोएट मतलब कौन है, कवि जो है, उसमें ये बताए हैं कि एक सोल्जर के लिए उसके मातृभूमि के प्रति कैसा भाव आता है, वो उनके हृदय में क्या भाव है, उस चीज को वो क्या किया, इमेंस ऑफ हिज हार्ट, यानी उसको निकाल कर दिखाए। वही कह रहे हैं कि अपने मातृभूमि के प्रति अपूर्व निष्ठा एवं वर्णन अपनी प्रस्तुत कविता में की है कि नहीं। जो इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक था, पूछेगा सोल्जर कहाँ का सबसे सुंदर युवक था, इंग्लैंड का। सोल्जर कैसा था, एक सुंदर युवक था, है कि नहीं। कवि ने यह कहा कि जब वह मरेंगे तो उनके शव को इंग्लैंड की जमीन पर एक कोने में जगह दे दी जाए, जिससे वह उसी सरजमी पर रहे। जब युद्ध शुरू हो तो हवा सब कुछ अपने अंदर छुपा ले, और पानी उन सभी को कहा जो दूसरे के ऊपर अपना राज, देखिए अपना राज कह रहे हैं कि देखिए वो चाहते हैं कि जो धूल है, कण है, सब अपने अंदर छुपा ले, और पानी बहाकर उनके ऊपर ले जाकर लाद दे, जो दूसरे ऊपर राज करना चाहते। तो वही कह रहा है कि और पानी उन सभी को वहां से दूसरे के ऊपर अपना राज करना चाहते हैं। वे चाहते थे कि वे जब रास्ते पर चलने लगे तो उनके लिए कोई अनजान प्यार से उन्हें रास्ता दिखाए। कहने का मतलब जो उनके रास्ता में रहना पड़ेगा उनको बहा ले जाए और उनको रास्ता दिखाए। वे नहीं चाहते थे कि उनके दिमाग में कुछ भी
उनके दिमाग में कुछ भी, देखिए ध्यान दीजिए, उनके दिमाग में कुछ भी, उनके दिमाग में कुछ भी आए जो राष्ट्र के लिए बेकार हो, यानी वो नहीं चाहते थे कि जो देश के लिए बेकार हो उनके दिमाग में आए। वे शांतिपूर्ण देश चाहते थे। वे चाहते हैं कि कोई भी देश एक दूसरे को मत मारे। वो चाहते हैं क्या, कोई देश में लड़ाई ना हो, एक दूसरे से मित्र के समान है, जैसे इंग्लैंड है वैसे सब कोई रहे। वे इंग्लैंड की भूमि पर अपने आप को स्वर्ग के समान मानते थे, है कि नहीं। वो चाहते थे कि इंग्लैंड जैसे स्वर्ग बाकी देश भी। इस प्रकार कवि ने स्वयं को उक्त सैनिकों के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार जो कवि हैं अपने आप को एक सैनिक के रूप में यहाँ पे द सोल्जर यानी सोल्जर के रूप में प्रस्तुत किया है कि नहीं। इसमें किसी को दिक्कत। और इस प्रकार ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अब चलिए इसमें का हम थोड़ा सा एथी देखते हैं, ठीक है। अब इसमें का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, चलिए इसमें का हम क्वेश्चन आंसर देते हैं। ये तो हम बता चुके हैं, ये सब इसका पहले ही बात पढ़ा दिए। अब चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, राइट द ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही और गलत का निशान लगाना है, ठीक है। चलिए बताइएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए सोल्जर, सही है। कह रहा है कि इसमें का जो लेखक है वो अपने आप को क्या मानता है, एक सोल्जर, तो चलिए सही है। ही इज ए फ्रेंच सोल्जर, गलत है। कहाँ का सोल्जर है, इंग्लैंड का। कहाँ का है, इंग्लैंड का। इसलिए द सोल्जर इज ए वेरी सैड, फॉल्स है क्योंकि सैड थोड़े है। द ही प्रेजेज इंग्लैंड, सही है। प्रेजेज मतलब तो प्रशंसा करना, तो वही इंग्लैंड की प्रशंसा किया है, तो सही बात है। ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। वो अपने दोस्तों के बारे में बताता है कि हम तो अपने दोस्तों सपना में सोच रहे हैं कि हम अपने दोस्तों से बतियाते खुशी से रहते हैं कि नहीं। इट इज ए लव पोएम, सही है कि गलत, गलत ना होगा जी। लव पोएम है कि वार पोएट है, वार पोएट। द पोएट इज डिपिक्टिंग द मिजरी ऑफ वार, सही है। द पोएट एक्सप्रेस हिज इनडेप्थनेस टू इंग्लैंड, सही कि गलत, सही है। चलिए तो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। पहला का सही है, दूसरा गलती, तीसरा सही, चौथा सही, सही सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर भी दिया आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए, नेम द पोएट्स हु रोट द फ्लोइंग वर्स लाइन। अब अगर लाइन आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तुम मेरे बारे में यही सोचना, डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, यानी जो विदेशी सरजमी हो, ये यानी 21 चैप्टर का है। तो द सोल्जर कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछा है 2009 में आर्ट वाला में, 2010 में, 2012, 2013 साइंस और कॉमर्स में पूछा है, कोई दिक्कत। उसी तरह ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर वाश बाय द रिवर, यहाँ पर रिवर होगा, रिवर नहीं रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम। तो ये भी कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रूक, उसी चैप्टर का दिया है। अगला देखते हैं। एंड लाफ्टर राउंड ऑफ द फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, कह रहा है कि अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते कुछ सीखने को मिलता है। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और हम अंग्रेजी हवा में क्या लेते, सांस लेते। 21 चैप्टर से द सोल्जर से कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। तो देखिए इसका सबका आंसर रूपर्ट ब्रूक होगा, देख सबका आंसर भी दिया होगा। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, और मैं चाहता हूं कि हमारे हृदय में किसी प्रति बुराई ना हो, सब छाया दूर हो जाए। 21 चैप्टर का है जी, द सोल्जर, सब लिखा है। द नेम ऑफ पोएट रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि इसी चैप्टर का जो बोर्ड का एक क्वेश्चन है वो दे दिया है, कोई दिक्कत। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन विथ आंसर, है कि नहीं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा है वो टाइप का। तो चलिए इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या जो स्पीकर है वो मौत से डराता था, नो, क्योंकि वो सोल्जर था तो कभी डराएगा, तो लिखा होगा नो। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही वुड बी गिवन ए कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, वह चाहता था कि जिस जमीन पर मरूं वहां का एक जगह थोड़ा सा हमको इंग्लैंड के लिए हमेशा का हो जाए, वो चाहता था। किसी को दिक्कत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि वह युद्ध के मैदान में मरता है, युद्ध के मैदान में मरता है, हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड,
वह कैसे अपने आप को याद कराना चाहता है, यानी कैसे वो चाहता है कि लोग उसे याद करें। तो देखिए वो चाहता था कि जब हम माने तो लोग हमको याद करें, और वो चाहता था कि सब देश मिलजुल कर रहे, यही ना चाहता था। तो चलिए देखते हैं। इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल ही वुड बी लाइक टू रिमेंबर एज ए अनफॉरगेटेबल सोल्जर हु नेवर फियर्ड डेथ। और वह चाहता था कि हमको ऐसे याद रखे कि हम वैसे सोल्जर से जो मौत से नहीं डराते थे, है कि नहीं। तो अनफॉरगेटेबल सोल्जर हु नेवर फियर्ड फ्रॉम डेथ, यानी मौत से न डरे। अभी मत कि सब मिल जाएगा आपको, हम PDF भेज देंगे। ही वुड बी गिवन फ्लावर्स ऑफ लव एंड ब्यूटी इन सम कॉर्नर ऑफ द लैंड विच इज पार्ट ऑफ इंग्लैंड। वह चाहता था कि वहां पे उसका जो फ्लावर्स ऑफ लव एंड ब्यूटी, ब्यूटी माने जहां दफनाया जाए, वह जमीन हमेशा इंग्लैंड का हो जाए, विच इज पार्ट ऑफ इंग्लैंड, हमेशा के लिए क्या हो जाए, इंग्लैंड का हो जाए। और कोई उनसे प्रेम से वहां पे फूल माला चढ़ाए, उनको इज्जत दे, वो इंग्लैंड में ये चाहते थे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। कैसे एक माने कोई विदेशी जमीन इंग्लैंड का हमेशा के लिए हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि यदि मैं वार में मरूं या किसी फॉरेन फील्ड में मरता हूं और वहां पे मेरा ग्रेवयार्ड बना दिया था, ग्रेवयार्ड वहां पर जहाँ कब्र कहने का मतलब, तो उस प्रकार से उनका हो जाएगा जमीन, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि हिज यानी पोएट्स ग्रेव विल बी सम कॉर्नर, ग्रेव माने होता है क्या, जहाँ पे जो दफनाया जाता है, कब्र, समझ रहे हैं। तो उनका कब्र जो होता है वही क्या हो जाएगा, कब्र विल बी इन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन लैंड, यानी दूसरे जमीन पर जो उनका कब्र है, ग्रेव है, वो रहेगा। इन दैट वे इट विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, इस माध्यम से वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत, आगे चलिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। कहने का मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का धूल कण है समृद्ध से समृद्ध होते जाए, यानी कहने का मतलब हम जहाँ पे भी रहें वहाँ का देश समृद्ध से समृद्ध होते जाए, है कि नहीं। तो कह रहा है दिस सेंटेंस ऑफ द पोएम इन दैट रिच अर्थ एज ए रिचर डस्ट कैंसिल्ड मीन्स फॉर द मोर्टल लिमेंस ऑफ द पोएट। मोर्टल कहने का मतलब मरणशील, उनका याद हमेशा, मरणशील कहते हैं जो हमेशा के लिए याद रहता है उसको कहते हैं मोर्टल, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि हमेशा के लिए मोर्टल हो जाए ऑफ द पोएट, यही चाहते हैं पोएट, है कि नहीं, कि डस्ट का मतलब उनका जो धूल है हमेशा के लिए यादगार बने रहे, मोर्टल हो जाए, मरणशील हो जाए। आफ्टर हिज डेथ इन द वार फील्ड डस्ट ऑल्सो स्टैंड फॉर दोज पर्सन हु अवॉइड वार एंड वांटेड टू लाइव एज ए पीसफुल लाइफ। हम बोले कि नहीं कि उनका धूल कण यही चाहता है कि माने अगर किसी फील्ड में मरे तो वो चाहता है कि फिर ऐसा युद्ध ना हो कि किसी देश का, किसी माँ बहन का भाई परिवार छीने, है कि नहीं। वो पीसफुल कंट्री चाहते हैं, देश चाहते हैं, लाइफ चाहते हैं। दे नेवर क्वारलेड फॉर एनीथिंग, कभी एक दूसरे के लिए लड़े झगड़े नहीं। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत। अगला चलिए, अगला चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज ए पल्स इन द इंटरनल माइंड। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड माने हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसके प्रति। तो कह रहे हैं द फ्रेज पल्स इन द इंटरनल माइंड इंडिकेट्स ए लॉन्ग चेरिश्ड डिजायर। कहने का मतलब उनके अंदर जैसे नहीं होता है कि वो इच्छा जताते हैं कि हमारे अंदर बहुत बड़ा इच्छा है, इस इच्छा के अनुसार अगर देश कोई नहीं लड़े, नहीं झगड़े, सब लोग शांतिपूर्वक रहे तो सब लोग इंग्लैंड के समान हेवन हो जाएगा, ये वो चाहते हैं। द पोएट वांट टू से दैट देयर मस्ट बी ए पल्स इन द इंटरनल माइंड विच वर्क्स टू अवॉइड वार, यानी वो युद्ध नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। वही उनके दिमाग में चला कि सब कोई खुशहाली से जिए, खुशहाली से रहे, उनका युद्ध ना हो। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बढ़े ना, चलिए आगे। डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द पोएम इज एप्रोप्रिएट, गिव रीजन, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब इसका मतलब समझिए। देखिए डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी ये जो पोएम का टाइटल है द सोल्जर, टाइटल का मतलब समझते हैं क्या कर रही हो, कुछ कर रही हो। हाँ तो फिर टाइटल का मतलब होता है ऊपर का, जो ऊपर है द सोल्जर टाइटल, नहीं कहते हैं कि इसका ऊपर हेडिंग है, वहाँ क्या कहते हैं हेडिंग है, तो इसका हेडिंग है सही है कि नहीं। इज एप्रोप्रिएट में कहने का मतलब उसके लिए उपयुक्त, हिंदी में शुद्ध होगा उपयुक्त, लेकिन हमनी के समझेंगे वो सही बा हेडिंग में, ओकरा जगह पर दोसर नहीं क्या हो सकत, ऐसा हो कि ना, ये समझे। गिव रीजन, कारण बताएंगे, यानी इसका कारण बताना। तो देखिए इसमें बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे द सोल्जर है, सोल्जर यानी क्या होता है, सैनिक। सैनिक के चारों तरफ ये कहानी घूम रहा है, यानी सोल्जर यहाँ पे सेंटर में है। तो वहाँ पे ये लिखा होगा कि टाइटल ऑफ द पोएम क्वाइट एप्रोप्रिएट